हेलो। हाँ, कल लिखा था मैंने 22। हाँ, 3 है ना। हाँ भाई, लास्ट टाइम पे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, वो भी डिस्कस करेंगे। हैं? मैं रखूंगा बेटा बहुत जल्द, बता दूंगा। 16 तारीख को होगा। सरप्राइज नहीं है, टेस्ट होगा। क्वेश्चंस देख के सरप्राइज रह जाओगे तुम। ऐसे भी होते हैं। टफ दे दूं क्या? नहीं दूंगा, रहने दो, रो दोगे तुम। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अभी एक इजी सा रखेंगे कि पढ़ रहे हो कि नहीं, बस इतना चेक हो जाए। लेवल तो बात की बात है, लेवल बाद में उठा देंगे। हाँ भाई, न्यूमेरिकल एक दिया था मैंने, काफी 5-6 पार्ट वाला ना, करके लाए हो? झूठ बोल रहे हो? अभी पता चल जाएगा। चलो भाई, न्यूमेरिकल में मैंने दिया था सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल है। हाँ, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल की वैल्यू थी 193.64। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब होता है थर्ड शेल तक इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है। कहां से लेके जाना है? ऑब्वियसली फर्स्ट। जब नहीं मेंशन है कि कहां से लेके जाना है तो ऑब्वियस है फर्स्ट से लेके जाना है। तो NL की वैल्यू 1, NH की वैल्यू 3, ये लेते हुए आपको एनर्जी की वैल्यू लेनी थी 193.64 EV। एनर्जी की वैल्यू 193.64 EV लेनी थी, जिसके लिए NL की वैल्यू आपको लेना था 1 और NH का वैल्यू लेना था 3। तो Z का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। कोई नहीं, अप्रोक्सीमेटली ले लो। अप्रोक्स तो आ रहा होगा किसी के। ठीक है, इतना कैलकुलेशन आगे पीछे, वो Z तो ऑब्वियस सी बात। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है भाई, एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है 13.6 Z² 1/NL² माइनस 1/NH², यही होता है। पहले बैठ जाने दो, खड़े खड़े ही पता चला बाहर निकल गए, बैठने का भी अवसर नहीं प्राप्त हुआ। बैठ जाओ, उसके बाद मैं अपनी फेवरेट लाइन बोलूं। जल्दी बैठो, नहीं खड़े खड़े चले जाओगे। फायरिंग मोड ऑन।
ठीक है भाई। तो 193.64 वोल्ट्स की मदद से हमने 193.64 ईवी लिख दिया। इसको डिवाइड कर देते हैं, 193.64 डिवाइडेड बाय 13.6, तो ये आ जाएगा 14.23 के आसपास है, 14.23 के आसपास आएगा ये इसे काटा है अभी बस। ये हो गया जेड स्क्वायर और इसके साथ बचा कितना 1 - 1/9 यानी 8/9। तो ये जेड स्क्वायर की वैल्यू आएगी 14.23 मल्टीप्लाई बाय 1.189, कुछ थोड़ा ज्यादा। इससे थोड़ा ज्यादा क्या होता है 16, थोड़ा ज्यादा 16 होता है। तो जेड की वैल्यू 4, बहुत ऑब्वियस सी बात। जेड की वैल्यू एक इंटीजर होनी चाहिए, ये बात हमें पता है। तो आपको पता है 14.23 में अगर थोड़ा बड़ा है 8/9 क्या 1 ही तो है, मतलब 1 से थोड़ा बड़ा आ जाएगा। अगर आप उधर मल्टीप्लाई करोगे 9/8, 1 से थोड़ा बड़ा। तो 14 को अगर 1 से थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके जस्ट बाद में आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर रूट लेने पे इंटीजर आए, 16 ऑब्वियसली। इससे आपको जेड का आइडिया लग जाएगा 4, और जेड का आइडिया लग गया, इसका मतलब ये जो स्पीशी है वो है बेरिलियम 3+। क्या ये बात क्लियर है सबको? ये था पहला कंक्लूजन और फर्स्ट पार्ट भी यही था, आइडेंटिफाई द सैंपल। समझ क्या किया? इसमें कोई डाउट है किसी को? सेकंड कह रहा है एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सैंपल। उसके लिए उन्होंने कुछ दिया था कि ग्राउंड स्टेट में जब वो ऊपर से आया तो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स मिले। 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स तब मिलेंगे जब डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, इसकी वैल्यू आपको किससे इक्वेट करनी है 6 से। इससे आपको पता चल जाएगा डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 12 चाहिए तो डेल्टा एन होना चाहिए 3, 3 4 12। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, डेल्टा एन भी एक नंबर है, डेल्टा एन प्लस 1 भी एक नंबर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए 12। इसका मतलब डेल्टा एन 3। डेल्टा एन 3 का मतलब NH माइनस NL की वैल्यू होनी चाहिए 3, NL की वैल्यू है 1 क्योंकि ग्राउंड स्टेट तक आना है, ग्राउंड स्टेट तक आना है। इसका मतलब NH की वैल्यू है 4। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? हाँ, फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो हमें समझ में आ चुका है स्पीशी है बेरिलियम 3+, और उस स्पीशी के अंदर इलेक्ट्रॉन कूद के आ रहा है फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में। अब उसके अलग अलग केसेस बनते हैं, फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में आने के अलग अलग केसेस बनते हैं। फोर्थ से वो डायरेक्टली भी आ सकता था, फोर्थ से वो एक एक करके भी आ सकता था, और फोर्थ से वो बीच में रुक रुक के कभी एक कभी दो का जंप कभी एक का जंप ऐसे कर करके भी आ सकता था। अलग अलग केसेस बनते हैं। फोर्थ से फर्स्ट शेल में आने के कितने केसेस बनते हैं, क्या हमने डिस्कस किया था क्या? फोर्थ से फर्स्ट में आने के कितने केसेस बनेंगे टोटल अगर सोचा जाए? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं पूछ रहा हूं, केसेस, नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स। हाँ, 4 एटम्स लगेंगे, वो होते हैं केसेस। 4 to 1, 4 से 3, 3 से 1, 4 से 2, 2 से 1, 4 से 1, या 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, जो भी केस हुआ ना हुआ हो गए। ये 4 केसेस बनेंगे, समझ में की बात? 5 to 1 शायद होमवर्क दिया था मैंने। 5 to 1 के कितने केसेस बन रहे? 6 बनेंगे, याद ही कर लो, ठीक है, रट लो। 5 to 1 के 6 केसेस बनेंगे। अगर कभी बहुत दुनिया जिंदगी कुछ खराब हो गई तो पूछ सकते हैं वो 5 to 1, ठीक है। वैसे मैंने देखा नहीं कभी 5 to 1 पूछते हुए कभी भी किसी भी सोर्स में, बट स्टिल ऐसी वर्स्ट केस सिनेरियो है ना, प्रिपेयर करके चलते हैं अपन। तो 6 याद कर लो, 5 to 1 नहीं, वो दुनिया खत्म हो जाएगी तब तक 6 to 1 पे, ठीक है। मेरे को फोन बता देना एक बार, सर पूछ लिया किसी ने, हाँ अगले दिन दिखेगा नहीं वो, कोई नहीं पूछेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिखो क्या नेक्स्ट पूछा था मैंने, आयनाइजेशन एनर्जी। उसके लिए क्या होता है बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है, हाँ, 1 से इंफिनिटी ले जाना इलेक्ट्रॉन को। Z क्या है? 4, यही है ना। तो 13.6 Z स्क्वायर, आगे क्या ही लिखूं मैं, 1/1 - 1/infinity, यही हो गया, यही है बस, यही आयनाइजेशन एनर्जी। 2 1, चलो ठीक है, मान लेते हैं। ये हो गया आई गेस थर्ड पार्ट, ये था सेकंड पार्ट, और ये था फर्स्ट पार्ट। क्या तीनों पार्ट्स क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द थर्ड शेल। बाइंडिंग एनर्जी का मैंने बोला था बेटर विजुअलाइज करो सेपरेशन एनर्जी से। सेपरेशन एनर्जी ऑफ द थर्ड शेल मतलब इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां ले जाना है? थर्ड से सेपरेट कर देना है।
सेपरेट कर देना मतलब कहां ले जाओ, इंफिनिटी, अपने आप सेपरेट हो जाएगा। तो यानी कि फोर्थ पार्ट के लिए मुझे NL की वैल्यू लेनी है 3, NH की वैल्यू लेनी है इंफिनिटी, और Z की वैल्यू क्वेश्चन में 4 पता ही है मुझे, इसकी एनर्जी पता करनी है। जब NL NH और Z दिया हो और एनर्जी पता करनी हो, एक ही फॉर्मूला 13.6 Z स्क्वायर इंटू 1/9 -1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। इसका तो कोई मतलब जीरो जीरो ही बन जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा, हाँ 9 यानी कि 1.51 इंटू 16 24.18 EV। चलो कोई दिक्कत किसी को? यहां तक हो गया था? ठीक है भाई, फोर्थ पार्ट भी हो गया। और देखते हैं आगे और क्या पूछा था। लैम्डा मैक्स लैम्डा मिनिमम करस्पॉन्डिंग टू द अबव ट्रांजिशन। अब हमें ये कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन को 4 से बनाना है। अब 4 से बनाने के बहुत सारे केसेस हैं, 4 से बनाने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका डायरेक्ट, दूसरा तरीका ऐसे फिर डायरेक्ट, तीसरा तरीका ऐसे फिर डायरेक्ट, और चौथा तरीका एक एक करके आराम आराम से। ये है टोटल 4 केसेस। अब अगर इसमें से पूछी जाए कि मिनिमम एनर्जी कौन सी होगी, मिनिमम ये वाली होगी, इसके करस्पॉन्डिंग होगी लैम्डा मैक्स। इस ट्रांजिशन से जो फोटोन एमिट होएगा वो होगा लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स मतलब मिनिमम एनर्जी का फोटोन। और जो ये वाला है, हाँ इसके करस्पॉन्डिंग आएगा लैम्डा मिनिमम। मतलब जिस एटम से मुझे लैम्डा मैक्स मिलेगा, अगर किसी एटम से मुझे लैम्डा मैक्स मिल रहा है, क्या मुझे उसी एटम से लैम्डा मिनिमम मिल सकता है? किसी और एटम से मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन 4 से 1 डायरेक्टली आया हो, उससे जो फोटोन आएगा उसका लैम्डा होगा मिनिमम, क्योंकि उसका एनर्जी होगा। क्लियर है बात ये? तो 4 से 1 आते वक्त लैम्डा मिनिमम वाला केस बनेगा ये, क्योंकि ये एनर्जी मैक्सिमम वाला केस है। और 4 से 1, अच्छा 4 से 1 क्या है, तो मैंने 3 1 2 3, हाँ नहीं ठीक है। और 4 से 1 आते वक्त लैम्डा मैक्स वाला जो केस होगा वो होगा जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां रहा हो, 4 से 3। तो n इक्वल टू 1 हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, जब इलेक्ट्रॉन ये आए, क्योंकि ये डिफरेंस मिनिमम एनर्जी का डिफरेंस है। ये वाले, अच्छा ये वाला एनर्जी डिफरेंस सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा ये और इससे भी छोटा ये, इसके ऊपर ऊपर और छोटे 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 होते जाते हैं ऊपर जाते हुए। क्लियर है बात ये? तो क्या हो गया, ये और ये वो सेम ही तो है। पूछा तो हमसे उसकी वैल्यू है ना, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है, चाहे ये ले लो चाहे ये तो रिपीट हो गए बेसिकली। मैं ये काट ही दिया, ये कोई नई स्पेक्ट्रल लाइन थोड़ी है, ये और वो तो सेम ही है, उसके ऊपर ही छप जाएगी जाके वेवलेंथ। समझ में आई बात? और ऐसी कोई और भी रिपीट हो रही होगी, ये देखो ये भी तो रिपीट है, या तो इसको रिपीट मान लो या इसको रिपीट मान लो। इसको काट देता हूं मैं, इसको गिन लो, ये गिन लिया 1 2 3 4 5 6, इसलिए तो बोलते हैं 6, वरना 8 नहीं बोलते। स्पेक्ट्रल लाइंस इसलिए तो 6 बोलते हैं कि जब 4 से बनाना है तो डेल्टा एन इज 3, 3 इंटू 4/2 6, वो 6 इसलिए तो है। ये दोनों तो रिपीट हो गई ना, समझ में आई बात ये? तो ये नया कुछ नया थोड़ी किया हमने। लास्ट एंड फाइनल वार्निंग, नहीं तुम्हें नहीं, तुम्हारे आगे, हाँ तुम दोनों को ही। तुम्हारा तो आखिरी मौका है, पता ही है तुम्हें। माँ बाप बुला दिए जाएंगे तुरंत, इंस्टीट्यूट बुलाया जाएगा, बहुत अच्छे से बात की जाएगी। वो तुमसे कैसे बात करेंगे उसकी गारंटी नहीं है। वो आया कि नहीं दूसरा, कहाँ गया? हाँ वो तो आ रहा है। तुम्हारा गारंटी नहीं है। हाँ भाई, लैम्डा मैक्स लैम्डा मिनिमम निकालने, कैसे निकालेंगे? लैम्डा मिनिमम के लिए, फॉर लैम्डा मिनिमम
NL की वैल्यू लेनी है 1, NH की वैल्यू लेनी है 4 और Z की वैल्यू पता ही है 4। इस डेटा से लैम्डा सॉल्व करना है। लैम्डा सॉल्व कैसे करते हैं? 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन NL स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर। बस आर की वैल्यू कितनी डाल दो? ये 1 अपॉन, मान लो यहाँ लैम्डा मिन डालना है, लैम्डा मिन, तो आर की वैल्यू डालनी होगी 1 बाय 912 एंगस्ट्रॉम इंटू जेड स्क्वायर 16 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 16। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा मिन इज इक्वल टू 1 अपॉन 912 एंगस्ट्रॉम इंटू 16 इंटू 15 बाय 16। क्या कहते हो? सही है, 16 16 उड़ गया। तो लैम्डा मिनिमम जो आएगा तुम्हारा वो आएगा 912 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 15। क्या कहते हो? सही है क्या? 60.8 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गई बात? ये 60.8 एंगस्ट्रॉम। क्या ये कर लिया था क्या? सब कर लिया था क्या तुमने? मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और कर लेते हैं। सबने थोड़ी किया होगा, कई लोगों ने तो कॉपी नहीं खोली होगी। लैम्डा मैक्स के लिए आपको लेना पड़ेगा NL की वैल्यू 3, NH की वैल्यू 4 और Z की वैल्यू क्वेश्चन में पता ही है 4। ये 3 डेटा है और लैम्डा निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन NL स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर 1 अपॉन, अगर मुझे यहाँ लैम्डा मैक्स लिखना है तो आर की वैल्यू 1 अपॉन 912 एंगस्ट्रॉम लिखनी पड़ेगी। जेड स्क्वायर मतलब 16 इंटू 1 अपॉन NL स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर मतलब 16। तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्स की अगर बात करें तो आ जाएगा 1 अपॉन 912 एंगस्ट्रॉम इंटू 16 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 9। 16 16 कट जाएगा, तो लैम्डा मैक्स जो आएगा तुम्हारा, लैम्डा मैक्स जो आएगा वो हो जाएगा बेटा 912 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय, अच्छा एक 9 भी तो है, 9 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 7। कोई दिक्कत? ये कितना आ रहा है? सब कैलकुलेटर से करके आए हैं, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। क्या ये 5th पार्ट क्लियर है सबको? अब आखिरी पार्ट रहता है 6th पार्ट। 6th पार्ट कहता है कि डिफरेंस इन द वेव नंबर। हाँ यही है 1 बाय लैम्डा। सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन, पहले लिखता हूं मैं यहां पे सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन, इसका वेव नंबर निकालते हैं। इसका वेव नंबर जो आएगा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन NL स्क्वायर, लाइमन है ना, माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर 3 स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? यही आएगा, तो आएगा R16 1 माइनस 1 बाय 9 8 बाय 9। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन। ठीक है, अब लिख रहा हूं मैं, अगला क्या था? फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर। क्या कह रहे हो बोलो? क्या क्या? कहां पे लिखा तो है 16 into 9, ऊपर 7 आ गया, तो 7 ही तो आएगा। 60 माइनस 9 कितना होता है? हाँ 9 7, तो क्या गलत लिखा है? तो फिर क्या कह रहे थे? अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर की बात करें,
फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर का मतलब हो गया न्यू टू बार, लिख देता हूं इसको मैं आर जेड स्क्वायर इंटू बाल्मर मतलब 1/4 माइनस फर्स्ट लाइन मतलब 1/9 थ्री का स्क्वायर। अभी बन जाएगा r इंटू 16 इंटू 5/36। देखना 9 माइनस 4 5 4 9 जा 36। ठीक है। कोविड से ज्यादा खतरनाक बीमारी है तो सेकंड्स में फैल रही है। देख लेना तुम, वैक्सीन ले रखी है ना। हाँ ठीक, उसकी जरूरत नहीं, इस ये वाली ये ज्यादा खतरनाक बीमारी बेटा, ये जो फैल रही है वहां से आ रही है ये माइनस भूल जाता है जिसमें आदमी। 4 माइनस 9 इतनी तो उंगलियां नहीं है, कैसे निकालूं ये। 4 माइनस 9 तो मतलब उंगलियों में भी हो जाएगा कि 9 4 1 2 3। इसमें मानता हूं मैं दिक्कत हो सकती थी, कहां गया वो, कहां इसमें हो सकती थी दिक्कत। 16 में 10 और 4 नीचे के जोड़ने पड़ेंगे ना फिर, थोड़ी दिक्कत हो सकती थी इसमें। 9 - 4 में तो खतरनाक बीमारी बेटा, बचें इससे, बहुत तेजी से फैल रही है ये। माइनस करना है इसको। क्या करना है, माइनस करना है इसको, माइनस करना है आउट ऑफ सिलेबस। डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, यही पूछा था ना। न्यू 1 बार माइनस न्यू 2 बार इज इक्वल टू वॉट। तो r इंटू 16 कॉमन ले लेता हूं मैं, कॉमन जानते हो 8/9 माइनस 5/36। उतना तुम समझ नहीं पाओगे। जितना तुम्हारा समझने का है कैपेसिटी, उसी हिसाब से कॉमन ले रहा हूं मैं। r इंटू 16 इसको ले लो कितना, 32/36। 32 माइनस 5 27/36 चलेगा क्या। 9 3 जा 9 4 जा 4 4 जा, तो आ गया 12 r। क्लियर है, 12 r आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 12/912 एंगस्ट्रॉम। अगर ऐसा यूनिट में निकालना पड़े तो ऊपर 10 की पावर 10 ले जाना पड़ेगा और मीटर इनवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। एंगस्ट्रॉम इनवर्स में तो नहीं देंगे, ये तो ऑब्वियस है। ऑप्शन तुम्हें एंगस्ट्रॉम इनवर्स में नहीं मिलेगा, ऑप्शन तुम्हें मिलेगा मीटर इनवर्स में। कर लोगे, ठीक है भाई। कितने लोगों का हो गया थे, चारों ये 5 और 6 जो भी पार्ट्स हैं, ये 5 6 लोगों के हुए थे। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ वही तो अभी पूछा था, उसका बोला आंसर याद करने को। आंसर 6 है, 6 आएगा। कैसे निकालेंगे, केसेस बनाने पड़ेंगे बेटा। हिंट दे देता हूं, टाइम वेस्ट ही है वैसे तो। क्या क्या केसेस बन सकते हैं वो बनाने पड़ेंगे पहले, तो इसको लंबी लाइन खींच देता हूं। n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2। हाँ भाई देख लो, एक बार के लिए बता दे रहा हूं मैं। 5 से 1 आने के लिए पहला रास्ता ये रहा, फिर 5 से 4, 4 से डायरेक्ट, 5 से 4, 4 से 2, फिर डायरेक्ट, फिर 5 से 4 यहां से एक, फिर डायरेक्ट। ठीक है, और क्या, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, मतलब 5 से 4 वाले केसेस कवर हो गए। 5 से 4 वाले वो बाद में करेंगे, अभी कैसे पता कि हो जाएंगे एलिमिनेट, वो तो बनाने के बाद ही पता चलेंगे। ठीक है, उसके बाद अब 5 से 3 वाले देखते हैं। 5 से 3
3 से 1 डायरेक्ट, फिर 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब और तो कुछ नहीं हो सकता 5 से 3 में। अब 5 से 2 और 2 से 1, इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी है, और खत्म। सारे केसेस हो गए। पहले मैंने 5 से 4, पहले तो एक डायरेक्ट वाला, ये तो मैंने पहले ही बना दिया एक्चुअली। फिर 5 से 4 वाले केसेस बना दिए, उसके नीचे फिर हमने सोच लिया। फिर 5 से 3 वाले केसेस बनाए, फिर 5 से 2 वाले केसेस बना दिए। ये टोटल वैसे तो 8 केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इनमें जो वेवलेंथ्स है कॉमन आके कुछ कट जाएंगे इनमें से कुछ एटम्स जिनमें रिपीटिशन हो रहा है। जैसे कि कोई एक ऐसा एटम ढूंढो जिसके सारे रिपीट हो रहे हो, कोई मिल रहा है ऐसा? 1 2 3, 1 2 3 4 5। ये वाला पूरा रिपीट हो रहा है क्या? कहाँ रिपीट हो रहा है? अच्छा, देखना देखना देखना, ये वाला मैं काट रहा हूं, क्यों? ये कहीं ना कहीं रिपीट हो गया। हाँ यही रिपीट हो गया, ठीक है। ये वाला काट देता हूं, ये वाला कहाँ रिपीट हो गया? ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, ऑलरेडी मिल चुका है। ये वाला भी काट दूं, ये यहां मिल गया। और ये वाला काट दो, ये मिल गया। ये तो हर जगह फैला हुआ है, सही बात है, चारों तरफ फैला हुआ है ये तो। ये बात आ गई समझ में? तो यानी ये पूरा एटम ही वेस्ट हो गया, इसके बिना ही मुझे सारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाती। ऐसी और ढूंढो। ये वाला ये मिल गया तो ये काट दिया, ये वाला यहां मिल गया ये काट दिया, और ये वाला कहीं मिल रहा है? हाँ ये वाला यहां मिल गया, ये भी काट दिया, ये ले लिया। यानी ये वाला एटम भी वेस्ट हो गया, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसके बिना ही मुझे सारी स्पेक्ट्रल। और कोई ऐसा है जिसमें सारे कट रहे हो? सारे तो नहीं कट रहे ना, यानी उस एटम की जरूरत है। क्या ये बात आई समझ में? इसलिए आंसर जो है तुम्हारा मिनिमम एटम्स। अरे वो तुम घर से करके आए थे इसलिए हुआ, ऑन द स्पॉट देख नहीं पाते इतना। रिक्वायर्ड इक्वल टू 6। हाँ ठीक है, मैंने एक साथ लिख दिए सारे। तुमने ऐसे छोटे 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 बहुत सारे बनाए होंगे, फिर मैंने एक ही में सारे बना दिए। हाँ सेकंड और थर्ड का, तो आप ये पूरा एटम नहीं काट सकते ना, क्योंकि अगर मान लो ये कट भी रहा है तो भी इस एटम की तो जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि ये वाला वेवलेंथ कहां से मिलेगा वरना। समझे? तो जब तक सारे ना कट जाएं वो पूरा एटम आप नहीं काट सकते। ठीक है, माना कि ये रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एटम तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। हाँ अगर कोई आपको बोलेगा स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट करो, तब आप इनको काट, इसको काट दोगे, इसको काट दोगे, इसी को गिनोगे सिर्फ, वो एक अलग बात है। तुम सही कह रहे हो, इनको काट सकते हैं, पर ये तो नहीं काट सकते ना, ये तो लेना पड़ेगा। सिमिलरली ये लेना पड़ेगा, तो ये एटम तो लेना ही पड़ेगा ना, मुझे एटम्स गिनने हैं, वरना ये वाली लाइन कहां से आएगी? करेक्ट। ये भी यूनिक है, और कौन यूनिक है? ये यूनिक है क्या? ये भी यूनिक है। ये नहीं है, ये काउंट हो गया ऑलरेडी। ये भी काउंट हो चुका है। ये भी यूनिक है ना, ये वाला भी यूनिक है। तो यूनिक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, NH की वैल्यू 5 और NL की वैल्यू 1, तो डेल्टा एन कितना आ गया? 4। तो आपका आंसर आना चाहिए था 4 इंटू 5/2 कितना? 10। इससे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि हाँ सही किया। वो तो है ही, मैंने किया तुम्हारी मदद से ऑफ कोर्स। ठीक है, पहली बार मार्ट सामने तारीफ की, आज मिठाई बंटवाएंगे हम। गरीबों में मिठाई बंटवा देंगे, मतलब हम खुद खरीदेंगे। मास्टर नहीं मान रहा। मिठाई कैंसिल, करेले बंटवाएंगे। ठीक है भाई, बहुत ही सुंदर सवाल लिखो, कॉन्सेप्चुअल लिखो, कॉन्सेप्चुअल सवाल। 2 सवाल दूंगा मैं, दोनों कॉन्सेप्चुअल, बढ़िया कॉन्सेप्ट। 2 नहीं 3 सवाल हैं। लिखना, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस
विच आर नॉट इन बाल्मर सीरीज, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा. फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस विच आर नॉट इन बाल्मर सीरीज when an electron, find the number of lines which are not in Balmer series when an electron transits, when an electron transits from n equal to 4 to n equal to 1 in a hydrogen like sample. बाल्मर की नहीं होनी चाहिए ऐसी लाइंस बतानी है. कितनी लाइंस है टोटल, कितनी लाइंस है टोटल जो बाल्मर सीरीज की नहीं है जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, 4 से 1 इन अ हाइड्रोजन लाइक सैंपल. टोटल पता है कितनी लाइंस आती हैं जब 4 से 1 आते हैं? 6. उन 6 में से सारी बाल्मर की होती हैं. हमें ये चाहिए बाल्मर की जो नहीं है, विच आर नॉट, नंबर ऑफ लाइंस विच आर नॉट इन बाल्मर सीरीज. अरे दो तो बाल्मर की हैं. क्या बकवास. जब इलेक्ट्रॉन 4 से 1 आता है, बना लेते हैं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4. जब इलेक्ट्रॉन 4 से 1 आता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? लाइमन सीरीज कब कब आएगी? जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाए, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाए, जब इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाए, ये लाइमन सीरीज वाली हो गई. बाल्मर सीरीज की कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? जब इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाए, जब इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाए, ये बाल्मर सीरीज की पॉसिबिलिटीज है. पार्शियल सीरीज की कौन सी पॉसिबिलिटी है? जब इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाए, ये पार्शियल सीरीज की लाइन आएगी. टोटल लाइंस कितनी है? ये 6 में से बाल्मर की कितनी है? तो आंसर कितना होगा? बाल्मर वाली हटा के बतानी थी ना. वो लाइंस जो बाल्मर की नहीं है वो कितनी है, मतलब आपको n इक्वल टू 2 पे जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है उन वाली लाइंस को काउंट नहीं करना है. जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से n इक्वल टू 2 पे आ रहा है तो ऊपर से n इक्वल टू 2 पे दो ही केसेस बन सकते हैं. एक 4 से 2, एक 3 से 2, दो ही तो केस बन सकते हैं. तो वो दो हटा दिए, बाकी टोटल केसेस में से माइनस कर दो. क्या ये बात आई समझ? टोटल केसेस थे 6 में से दो हटा दिए, एक बार 4 से 2, एक 3 से 2, क्योंकि इन्हीं ट्रांजिशन से बाल्मर सीरीज की लाइंस आ सकती हैं. 4 से 2, 3 से 2. क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है बात ये? एक और क्वेश्चन लिखो. ये क्वेश्चन मिलता जुलता है ऊपर वाले से बट इसका आंसर अलग है. लैंग्वेज का खेल है सारा, ध्यान से लिखना क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, find the number of lines, find the number of lines when electron transits from n equal to 4, find the number of lines when electron transits from n equal to 4 to n equal to 1 such that no Balmer series line is emitted, such that no Balmer series line is emitted. लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है इसका. इसमें मैं ये कह रहा हूं कि बाल्मर ऐसे ट्रांजिशंस आपको करवाने हैं कि बाल्मर की लाइन ही ना आए. बाल्मर की लाइन ही ना आए, इस तरीके से ट्रांजिशंस कराने हैं. सोच लो आराम से. 4 से 1 आना है, आपको ट्रांजिशंस वही कराने हैं जिनसे बाल्मर की लाइन ना आए. बार बार 2 चिल्लाने से आंसर 2 नहीं हो जाएगा.
चलो ट्रांजिशन, तुम एक काम करो, टिक मार दो कौन कौन सी अलाउड है इनमें से। बाल्मर की लाइन आनी नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको ट्रांजिशंस लेने हैं कि बाल्मर की लाइन ना आए। क्या इस ट्रांजिशन, क्या ये वाला अलाउड है? क्या ये वाला अलाउड है? इससे भी कहां आएगी बाल्मर की लाइन? ये वाला अलाउड है? क्या ये वाला अलाउड है? इससे भी नहीं आएगी ना बाल्मर की लाइन। 2 से 1 में बाल्मर की लाइन कैसे आएगी? ध्यान से सुनना, ये टिक नहीं क्रॉस ही आएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन में दिक्कत नहीं है, पर ये ट्रांजिशन होगा ही तब जो अलाउड नहीं है। अबे अभी वो भी तो आएंगे। दो कैसे होए? ये अलाउड नहीं है, ये तो हट गया। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या एटम पूछे थे क्या? पूछा क्या था? कितनी लाइंस, फोटॉन्स। एटम थोड़ी पूछे थे। कितने एटम में काम हो जाएगा? क्वेश्चन भी नहीं सुनते हो क्या पहले? ये वाला अलाउड नहीं है, ये वाला अलाउड नहीं है। 1 2 3 4, एक्चुअली ये जो 4 लाइंस थी ना, ये चारों बाल्मर की नहीं है। पर हमें ये नहीं बोला था कि जो बाल्मर की नहीं है वो बताओ, हमें बोला था कि इस तरीके से ट्रांजिशन कराओ कि बाल्मर की लाइन आए ही ना। और अगर बाल्मर की लाइन नहीं आएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन n=2 में नहीं आ सकता, और अगर इलेक्ट्रॉन n=2 में ही नहीं आ सकता तो 2 से 1 में कैसे जाएगा? तो ये 2 से 1 वाला भी कट जाएगा, हम इसे भी नहीं काउंट कर सकते, इसलिए आंसर 3 आएगा। लैंग्वेज क्लियर है पिछले क्वेश्चन की और इसकी? पिछले क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि बाल्मर का ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। पिछले क्वेश्चन में ये बोला था कि बस जो भी टोटल लाइंस है उनमें से बाल्मर वाली हटा के बताओ टोटल कितनी है, ये बोला था। और जो अगला क्वेश्चन है वो ऐसा बोला है कि आप ट्रांजिशन ही ऐसे करवाओ कि बाल्मर की लाइन ना आ पाए। बाल्मर की लाइन नहीं आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन कैन नॉट कम टू n=2, and if electron cannot come to n=2, how can it go from 2 to 1? वो वाली लाइन भी कट जाएगी, even though it's not a बाल्मर लाइन। क्या ही बात आ रही है सामने? पिछले क्वेश्चन में हमने इसको भी गिना था, इसलिए वहां पे आंसर 4 था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ये पूछा था कि बाल्मर वाली लाइंस हटा के आंसर बता दो बस। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस समझ आया? लैंग्वेज का डिफरेंस है। एक और सुंदर सवाल लिखने जा रहे हैं हम। कौन सीधा नहीं आएगा? क्या क्या क्या? लाइन तो वो जितनी बार रुकेगा बीच में उतनी बार फोटोन एमिट होता है ना। लाइन मतलब ये थोड़ी वो लाइन है। लाइन मतलब जो उस ट्रांजिशन से फोटोन एमिट होता है उसे कहते हैं लाइन। वो फोटोन होती है लाइन, ये थोड़ी लाइन है। ये तो मैं ट्रांजिशन दिखा रहा हूं, इसको थोड़ी लाइन बोलते हैं। लाइन बोलते हैं जब यहां से इस ट्रांजिशन से एमिशन होएगा, ये होती है लाइन। ये एक लाइन है, ये वाली एक लाइन है, और एक ये वाली लाइन है, ये है वो 3 लाइंस। हाँ, जो फोटोग्राफिक प्लेट पे बनती है वो लाइंस होती हैं, ये थोड़ी लाइन है, ये तो ट्रांजिशन दिखाता हूं मैं। और देखने में लाइन जैसी लगती है तुम्हें, लाइन है, ये लाइन थोड़ी है। लाइन स्पेक्ट्रल लाइंस की बात हो रही है, जो स्पेक्ट्रम में बनेगी लाइंस। ठीक है। अच्छा एक बात, कॉन्सेप्चुअल बात एक और। बाल्मर की पहली लाइन लाल होती है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। बाल्मर की पहली लाइन लाल होती है हाइड्रोजन एटम में, ट्रू। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गैप एटम पे डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन की जगह हीलियम होता, वो गैप जो रेड के करस्पॉन्डिंग है वो गैप बढ़ जाता, तो ऑब्वियस सी बात है रेड तो नहीं आती। रेड से कोई ज्यादा एनर्जी वाला कुछ आ रहा होता,
हमें नहीं पता क्या आ रहा होता, बट रेड से ज्यादा एनर्जी का कुछ आ रहा होता। हो सकता है कलर होता, हो सकता है यूवी होता, हमें नहीं पता, वैल्यूज थोड़ी याद है हमें। अरे 3 और 2 का गैप, बाल्मर की पहली लाइन कौन सी होती है? 3 नहीं, 3 से 2, 3 क्या होता है? ट्रांजिशन। बाल्मर की पहली लाइन कब मिलेगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम 3 to 2। अब 3 से 2 का जो एनर्जी गैप है वो रेड हम तभी बोल पाएंगे ना जब जेड की वैल्यू पुट करोगे। बिना जेड की वैल्यू के रेड कैसे पता तुम्हें? 3 चीजें चाहिए होती हैं एनर्जी निकालने के लिए, एनएल, एनएच, जेड। वो लाल जो हम बोल रहे हैं ना रेड होता है पहली लाइन ऑफ बाल्मर, वो रेड इसलिए पता है हमें क्योंकि हमने जेड की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में 1 पुट की थी, क्योंकि हमने पढ़ा था उस टाइम पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या ऐसे ही दूसरों के भी बना सकते हैं? बना सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं दिखेगा एकदम सेम, तो डिफरेंट दिखेगा। हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रम भी बना सकते हो आप, वो वैल्यूज बदल जाएंगी, स्पेक्ट्रम तो बनेगा उनका भी, हीलियम प्लस का भी बन जाएगा स्पेक्ट्रम, लिथियम 2 प्लस का भी बन जाएगा, फॉर्मूला भी सेम लगेगा क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, बस जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो लैम्डा या एनर्जी निकालने के लिए आप वैल्यू में जेड डालते हो, हाइड्रोजन के लिए 1 डालते हो, हीलियम प्लस के लिए 2 डाल दोगे जेड की वैल्यू बस, तो वैल्यूज मॉडिफाई हो जाएंगी। समझ में आई बात? ये रेडिएशन भी चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है, जब एनर्जी गैप चेंज हो गया तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, और वेवलेंथ, हाँ एनर्जी गैप बढ़ेगा, वेवलेंथ कम हो जाएंगी। हो सकता है वायलेट भी आ जाए, हमें क्या पता, हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना, वो 4 टाइम्स करने से कितना आएगा, हो सकता है वो आ जाए। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर मान लो मुझे वही रेड फोटोन किसमें चाहिए? हीलियम प्लस में, कहीं ना कहीं एनर्जी गैप उतना हो सकता है जो हाइड्रोजन में कहां से कहां का था, 3 से 2, वो हीलियम प्लस में किसी ऊपर का तो हो ही सकता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं हीलियम प्लस में कौन सा ट्रांजिशन आपको वही फोटोन देगा जो हाइड्रोजन में 3 से 2 का ट्रांजिशन देता था, विच ट्रांजिशन, क्वेश्चन लिखो, विच ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस, which transition in helium plus will give me the same photon will give me the same photon as that of the transition from 3 to 2 as that of the transition from 3 to 2 in hydrogen atom। 3 से 2 जो हाइड्रोजन एटम से मुझे फोटोन मिला, अगर मुझे सेम एनर्जी का फोटोन हीलियम प्लस में चाहिए तो कौन से ट्रांजिशन से मिलेगा, ये है सवाल। वो बाल्मर का नहीं होगा ऑब्वियसली, ये तुक्का मारने से थोड़ी होगा, मैथ्स लगानी पड़ेगी। यू हैव टू इक्वेट द फॉर्मूला ऑफ एनर्जीज, तभी तो पता चलेगा। हाइड्रोजन की एनर्जी के लिए लिखो और हीलियम प्लस के लिए लिखो, दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करो, पर उसमें एक प्रॉब्लम आएगी। हाँ 2 वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन है, उसमें लगेगा IQ, मैं बता देता हूं फिर। मैथ से नहीं होगा, मैथ्स के बस की नहीं है, मैथ्स के बस की नहीं है, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल आएंगी, क्योंकि सुनना IQ कैसे लगाना है। पहले मैंने बोला बाल्मर में हाइड्रोजन एटम में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, हाइड्रोजन एटम में अगर मैं Nl ले रहा हूं 2, NH ले रहा हूं 3, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे जो एनर्जी मिले या वेवलेंथ मिले, सपोज वेवलेंथ ले लेते हैं, एक ही बात है, 1/λ R(Z²) ब्रैकेट में 1/2² माइनस 1/3², ऐसे लिखूंगा। अब मुझे यही सेम लैम्डा चाहिए किसमें? हीलियम प्लस में। हीलियम प्लस में Nl कितना रखूं और NH कितना रखूं कि मेरे को लैम्डा यही मिल जाए, तो मैं लिख देता हूं 1/λ इक्वल्स टू R(Z²), ये कितना हो गया 2² इंटू 1/NL² माइनस 1/NH²। मुझे ये दोनों वैल्यूज इक्वल चाहिए। अगर मुझे ये दोनों वैल्यूज इक्वल चाहिए तो NL और NH की वैल्यू यहां से, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, शायद कर भी लो तुम,
कि क्या रख दूं मैं ऐसा कि ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएं। अब तो शायद कर लो। ऐसा मैं क्या रख दूं वहां पे NL और NH कि ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाएं। थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं मैं इसको। 1/4 -1/9 ये है R इंटू 4 इंटू 1/NL² -1/NH²। अगर मुझे ये दोनों इक्वल चाहिए, बहुत इजी है, पता है क्या करना है, इधर 4 ही तो चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसी को, न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, R इंटू 4 इंटू 1/4 से इसे किया 16, 4 से इसे किया 36, आ गया आंसर। IQ चाहिए, अरे 4 है ये ब्रैकेट, 4 है, NL की वैल्यू 4 है, NH की वैल्यू 6 है, सेकेंड लाइन ऑफ ब्रैकेट लाल कलर की होगी, किसमें, हीलियम प्लस में। नहीं आएगा, पैशन में लाल नहीं आएगा। अरे ऐसी एक और लिख लो, जैसे हीलियम प्लस के लिए पूछा वैसे ही उसके लिए निकाल लो, हो सकता है पैशन आ जाए, क्या पता। लिथियम में ट्राई करो, समझ आया कैसे करना है। जहां पे जो नंबर वहां पे आएगा ना, वो यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना, नीचे मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या बोला, आधे लोगों के नेटवर्क आ रहे हैं, आधे के कट ऑफ हो गए, लाइट चली गई आधों की। IQ की बात मत क्या करो सर हमसे, देखो फालतू बात नहीं, कोई फॉर्मूला हो तो बताओ। लिथियम प्लस के लिए, ओ सॉरी लिथियम 2+ के लिए NL की वैल्यू और NH की वैल्यू, क्वेश्चन आया समझ में क्या पूछ रहा हूं मैं। हाइड्रोजन में जो 3 से 2 ट्रांजिशन करके फोटोन एमिट होता है, वही सेम फोटोन अगर मुझे लिथियम 2+ में चाहिए तो कहां से कहां ट्रांजिशन कराना पड़ेगा, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। R3² फॉर्मूला तो ये लगेगा 1/NL² - 1/NH², ये लगेगा, ये बन गया R इंटू 9 इंटू 1/NL² - 1/NH²। इस फॉर्मेट में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं काम हो जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इस बार 9 से करना है, तो न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिनोमिनेटर को भी 9 से, तो ये हो जाएगा 36 81, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से पता चला NL की वैल्यू 6, यहां से पता चला NH की वैल्यू 9। हाँ, थर्ड लाइन ऑफ हम्फ्री विल बी रेड कलर्ड इन केस ऑफ लिथियम 2+। तो क्या बाल्मर की लाइंस रंग बिरंगी होती है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन की एटम की जो बाल्मर की लाइंस हैं वो रंग बिरंगी होती हैं, बाकियों में गारंटी नहीं है, बाकियों में पता नहीं कौन सी वाली रंग बिरंगी हो जाए। जैसे हीलियम में ये ब्रैकेट वाली हो गई, ब्रैकेट ही था ना इसके लिए, और लिथियम में तो हम्फ्री वाली हो गई रंग बिरंगी। तो ऐसे, क्या ये बात आ गई समझ में, कहने का मतलब है हाइड्रोजन में जो चीज 2 और 3 से मिल रही है, हीलियम प्लस में वो चीज 4 और 6 से मिलेगी, लिथियम 2+ में वो चीज 6 और 9 से मिलेगी। ये Z की वैल्यू है, Z की वैल्यू मल्टीप्लाई होती जा रही है, Z की वैल्यू मल्टीप्लाई होती जा रही है बेटा। अगर आपको हाइड्रोजन का डेटा पता है, उसके करस्पॉन्डिंग किसी का भी पूछें, Z से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया बात, क्योंकि मैं कर क्या रहा हूं, मैं Z² को ही तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, Z² को तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बेसिकली वो Z से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइड्रोजन में जो चीज 2 से 3 है, हीलियम में वो चीज 4 से 6।
मिलेगी, है ना, z से मल्टीप्लाई कर देना। क्या क्वेश्चन आया समझ में, क्या बोला मैंने? हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान रहे तो कोई बात नहीं, सबका थोड़ी सिलेक्शन होता है। सारों का तो कोई नहीं करा सकता बेटा, सिलेक्शन का रेशियो तो वही रहता है 100 में 1। यहां से तुम्हारा सिर्फ सर सेलेक्ट होएगा या कोई भी बॉडी पार्ट जो उस रेशियो में फिट हो रहा हो। 0.01 हुआ ना, मतलब लाइक 100, तुम कितने हो, 50, 60 के आसपास हो, ठीक है, वही 65% ऑफ यू। ऐसे ही है, एक बच्चा भी नहीं सिलेक्ट होएगा, यही मतलब हुआ उसका। ऑन एन एवरेज अगर बात करें, डेटा ये कहता है कि एक बैच से एक बच्चा भी नहीं सिलेक्ट हो सकता, तो पढ़ रहा होगा वो, तभी होगा और क्या। प्रोबेबिलिटी के गेम पे जाओगे तो कोई नहीं सिलेक्ट होगा, प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है, बाकी पता नहीं, मैथ्स तो मैं नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। अच्छा, एक नोट लिख लेना, फोर्स का फॉर्मूला लिख लेना बेटा, -du/dr। फोर्स का फॉर्मूला लिख लेना -du/dr, वेयर u इज पोटेंशियल एनर्जी। फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्मूले की मेन अहमियत आपको लाइक या मेन यूज आपको फिजिक्स में ही आएगा, बट अगर कोई हाई लेवल क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री में तो वो इससे सॉल्व होएगा। नॉर्मली हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी जो हम लेते हैं, पता है कितनी लेते हैं? नॉर्मली हम जो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं वो लेते हैं k Q1 Q2/r², ये लेते हैं ना। अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो kZe²/r माइनस के साथ, ये होता है हमारा फोर्स, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, यही होती है -kZe²/r। ये पोटेंशियल एनर्जी हम लेके सॉल्व करते हैं पूरा बोर मॉडल, k Q1 Q2/r, यही होती है पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर मुझे इससे फोर्स निकालना पड़े तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑल्दो हमें उसका भी रटा हुआ है आंसर, तो kZe²/r², यही होता है। यहां से भी आ जाएगा वो कि f को अगर मैंने लिख दिया -du/dr, देखना जरा इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन आता है kZe², r अगर ऊपर गया तो -1, r की पावर -1 को अगर आपको क्या करना है डिफरेंशिएट, तो माइनस सामने आ जाएगा, r की पावर बन जाएगा -2, जानते हो क्या? x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx की पावर n-1, तो n सामने उतर के माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव बन गया, r की पावर आ गया -2। देखो ये वही फॉर्मूला बन गया जो हमने पढ़ा था, kZe²/r²। उठो उठो उठो, हाँ आई कार्ड देके जाना, दोनों बाहर निकलो, कोई बात नहीं, ऐसे ही बाहर निकल जाओ, तुम्हारा नहीं चाहिए, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना, बाहर निकलो। तुम्हें कभी देखा है मेरे को एक्सप्लेनेशन सुनते बाहर? एक हफ्ता बिना क्लास लगाए काम चल जाएगा? बाहर निकल जाओ 10 सेकंड के अंदर, नहीं तो वो चीज सच हो जाएगी जो मैं भी बोली है। नाम क्या है तुम्हारा? शुभनीक, सुमित, हाँ क्या बेटा? वो तो कांस्टेंट है बेटा, वो क्यों डिफरेंशिएट होगा? kZe² पूरा कांस्टेंट है, हैं? इतना हालत खराब है क्या तुम्हारा? कोई फंक्शन है x²,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हो? 2x लिखते हो। अगर 2x स्क्वायर लिख दूं मैं तो 2 को 2 ही रखोगे ना, वो तो मल्टीप्लाइड में है ना, एडिशन में थोड़ी है कि जीरो कर दिया। हाँ, अरे पोटेंशियल एनर्जी जब हम किसी सिस्टम की डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सिस्टम जब फिक्स कर दिया तो z फिक्स हो गया ना, आर के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की चेंज करेगी। आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ आर, तभी तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब आर के अलावा बाकी सबको क्या लेना है? कांस्टेंट लेना है, ये मतलब है इसका। आप किसी फंक्शन को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो मतलब वो फंक्शन आर पे डिपेंडेंट है, ऐसा मान के करना है। बाकी सबको क्या लेना है? कांस्टेंट, ये मीनिंग होता है उसका। तो आर वेरिएबल आ गया ना। ओए होए, माइनस, बहुत बुरा हाल है तुम्हारा, -4/x ऐसा लिख देता हूं मैं। आर में तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे। u को लिख दिया -4x⁻⁻1 लिख दिया। तो माइनस ऑफ du/dx, ये बिल्कुल वैसा सा ही बनाया मैंने, ऊपर एक कांस्टेंट ले लिया। क्या बनेगा? -4, अच्छा ये -du/dx है ना, अच्छा एक माइनस का साइन भी आएगा ना, माइनस आ जाएगा। तो एक तो माइनस ये वाला, और du/dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 4x⁻−1 का डिफरेंशिएशन, 4 तो 4 ही रहेगा, x⁻−1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 x⁻−2, वो नीचे जाके x² लिखा है। x⁻−2 जो ऊपर है उसको नीचे ले जाएंगे तो x² पर नहीं बन जाएगा, वही तो r² लिखा है ऊपर। क्या स्टेप नहीं आया समझ में, ये बताओ इनमें क्या रिलेट नहीं कर पा रहे हो तुम? x⁻−1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -2, और x⁻−2 को नीचे ले जाओ, कौन सा एक और माइनस? अरे वो माइनस, ये फॉर्मूला लिखा था ना, ये वाला माइनस है वो। हाँ, हाँ पहले du/dx कर लो, लास्ट में माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, खुश। फोर्स अगर न्यूमेरिकली तुम्हें कभी सॉल्व करना पड़ा न्यूमेरिकली, तो तुम इसकी वैल्यू यूज करते हो kz²/r², क्योंकि तुम हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इक्वेट कर रहे होते हो। यहां पे फोर्स नेगेटिव साइन के साथ ये बता रहा है कि अट्रैक्शन है, ये माइनस सिग्निफाई कर रहा है कि अट्रैक्शन है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स का फॉर्मूला बेटा, फोर्स, सिंपल फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/r²। अगर आप विद साइन पुट करोगे, विद साइन, सपोज एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, अगर विद साइन पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा ना, इसकी वैल्यू आएगी। वो नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि उन चार्जेस के बीच अट्रैक्शन है। तो फोर्स अगर आप विद साइन पुट करते हो तो नेगेटिव में आ सकता है, बट उस नेगेटिव का हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बेसिकली वो नेगेटिव आने का मतलब ये है, वो ये बताता है कि अट्रैक्शन है। पूरे चैप्टर में हमने जब भी फोर्स यूज किया, बेसिकली हमने फोर्स नहीं यूज किया, हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज किया, तो इसलिए हम माइनस नहीं लिखते। जब मैंने बोल ही दिया अट्रैक्शन, तो माइनस लेने की क्या जरूरत है? समझ में आया डिफरेंस? लेकिन ये मैथ्स है, मैथ्स को लॉजिक से मतलब नहीं है। मैथ्स में फोर्स का जो साइन आना है वो सिर्फ फोर्स का साइन है, वो जो साइन आ रहा है माइनस का, अब वो माइनस देख के आप कंक्लूड क्या करोगे? कि जो सिस्टम लिया है हमने उसमें क्या है? अट्रैक्शन। ये उसका मीनिंग है। दिस माइनस सिग्निफाइज दैट इस सिस्टम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और अगर यहां पे प्लस होता तो ये भी प्लस आता, फिर फोर्स अगर प्लस आ गया, प्लस पता है कब आएगा? जब दोनों चार्जेस सेम साइन के हों, तो उससे हमें पता चलता कि रिपल्शन है। समझ में आई बात है? ये उसका मीनिंग है। पूरे चैप्टर में मैंने इसलिए बोला है कि साइन मत लेना, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें जब भी फोर्स को इक्वेट करना पड़ता है, हमें फोर्स को नहीं करना होता, एक्चुअली में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को करना होता है। तो मैं माइनस लगाता ही नहीं हूं, इसलिए। समझ में आ गई बात? ये इसका मीनिंग है।
डिफरेंशिएट कैसे किया, समझ में आ गया? एफ होता है माइनस डी बाई डी आर। आपको क्या करना है, सबसे पहले कर लेना डी बाई डी आर। इसे डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से देख लो लास्ट टाइम, आर को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर सारा एक साथ लिख लिया। बचा आर की पावर -1 जिसको डिफरेंशिएट करना है, तो उसका -1 आर की पावर -2। क्लियर है, अब समझ में आ गया? अब माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो ये बन जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर के पावर -2 को जब नीचे ले जाएंगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा, ये भी प्लस के साथ है। ये डी यू बाई डी आर की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, माइनस डी यू बाई डी आर। अगर चाहिए माइनस डी यू बाई डी आर तो उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। समझ में आई बात? ये फंक्शन वो क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। हाइपोथेटिकली वो कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आज से ये नहीं, आज से ये है। फिर जब तुम बोर मॉडल डेराइव करते हो, पता है क्या करते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर करना होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो तुम्हारा mv स्क्वायर बाय आर रहेगा, पर उसको जब हम इक्वेट करते हैं तो उसको इक्वेट पता है किससे करते हैं, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से। पता है क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, ओ सॉरी ये नहीं, ये वाली होती है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो mv स्क्वायर बाय आर है ना, उसको एक्चुअली में पता है किससे इक्वेट करना चाहिए, du बाय डी आर से, इससे पॉजिटिव ऑफ ड्यू, क्योंकि मुझे अट्रैक्शन से मतलब है ना, मुझे साइन के साइन नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ ड्यू बाई डी आर लिख रहा हूं यहाँ पे। मुझे ड्यू बाई डी आर से इक्वेट करना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी आती है नॉर्मली, नॉर्मली इसकी वैल्यू आती है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर नॉर्मली। बट इफ समहाउ क्वेश्चन में वो u बदल दे तो यहां पे पुट करने वाली चीज भी बदल जाएगी, और फिर उसके हिसाब से डेरिवेशन करना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर रहेगा ना, वो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस वो फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि फोर्स की वैल्यू डिपेंड पोटेंशियल एनर्जी पे करती है। कैसे, ड्यू बाई डी आर। पोटेंशियल एनर्जी के नहीं, ड्यू बाई डी आर के। है वो फोर्स के इक्वल, बट फोर्स की वैल्यू ही मॉडिफाई हो जाएगी अगर तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी मॉडिफाई हो गई। फोर्स के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इसीलिए होता है बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर होता है। ये मैं कहना चाहता हूं, अगर पोटेंशियल एनर्जी, उठो बाहर निकलो दोनों, तुम्हारा दिमागी मांग खराब है क्या? अभी जस्ट भेजा मैंने दो लोगों को गिड़गिड़ाते हुए, उसके बाद भी शर्म नहीं है। तुम इधर, तुम यहां हाथ खड़ा करके खड़े रहो, तुम बाहर मत निकलो, इधर आओ तुम। झापड़ मार दूंगा, दांत टूट जाएंगे। उठ, इधर आओ। हाथ खड़े, दीवार की तरफ देख, घूम। ये रूप मैं दिखाना नहीं चाहता कभी, इससे खौफ फैल जाता है। बट डोंट एवर फॉरगेट, मास्टर मास्टर ही होता है। औकात 2 मिनट में दिखा देता हूँ मैं। बहस तो कोशिश भी मत करना कभी करने की मुझसे। क्लास में मैं कभी ये रूप दिखाने की कोशिश, कभी मैं अवॉइड करता हूँ कि नहीं देखा कोई, तो ज्यादा अच्छा है। बच्चे डर जाते हैं, मासूम बच्चे डाउट्स भी नहीं पूछ पाते इस वजह से, उनकी गलती भी नहीं है ना, कुछ लोग मजबूर कर देते हैं। आई एम सॉरी। ठीक है, इसकी नौबत कमी आएगी। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आप मेरे को फोर्स निकाल के बताना। u की वैल्यू दे रहा हूं मैं माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर क्यूब, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को f निकाल के बताओ। f क्या, मेरे को ड्यू बाई डी आर निकाल के बताओ बस। ये u की वैल्यू दे रहा हूं मैं, ड्यू बाई डी आर निकाल के बताओ।
कर लो, एक बार लिख के देखो। हाँ 3 भी आएगा ना। माइनस के जेड ई स्क्वायर, तो ये ऊपर ही रहने दिया। आर की पावर -3 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक आएगा -3, आर की पावर -4, ऐसे आएगा ना। क्या कहते हो, यही होगा ना। माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो ये बन जाएगा 3 k z e² अपॉन आर की पावर 4। तो अगर आपको कोई बोल दे कि बोर मॉडल फॉलो करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज वैलिड, फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ रेडियस, तो पता है क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको करना पड़ेगा mvr इक्वल टू NH अपॉन 2π, वो तो वैलिड है ही। दूसरी बात, इसको इक्वेट करना पड़ेगा पता है किससे? mv²/r से। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ऐसे अच्छे लेवल के, उसमें ये करना पड़ता है। उसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, और फोर्स आपको खुद निकालना पड़ेगा ड्यू/dr करके। और ड्यू/dr पता नहीं, मॉड्यूल का तो मुश्किल लग रहा है, बट हाँ मतलब पेपर में मिलेंगे तुम्हें। जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। एक लिखवाई दूं क्या क्वेश्चन? लिखो, इसी को इसी में लिखना, इसी के लिए क्वेश्चन। हाँ हाँ, पर ये फोर्स सिर्फ फोर्स है। जब हम इक्वेट करते हैं यहां पे फोर्स नहीं इक्वेट करते, यहां पे हम रखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हम यहां पे विदाउट साइन रखेंगे, ठीक है। फोर्स अगर कहीं पे कोई कह रहा है फोर्स है -50 न्यूटन, वो ये बता रहा है कि 50 न्यूटन का फोर्स है और चार्जेस के बीच अट्रैक्शन है, वो ये बता रहा है। पर अगर कोई आपसे बोले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, आप -50 नहीं बोल सकते, इनसेंसिबल बात हो गई है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन -50 कैसे होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 50 का है। हम यहां पे क्या इक्वेट करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो विदाउट साइन ही आएगा ना, वो तो एनर्जी है ना बेटा, एनर्जी में तो हमेशा ही आएगा। तो फिर वो, क्योंकि एनर्जी में अट्रैक्शन या रिपल्शन वाला वर्ड यूज नहीं करते, एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन तो होता नहीं है, तो उसमें जो भी एक्चुअल साइन होता है वही आता है। आता तो उसमें भी नेगेटिव है। कायदे से अगर मैं यहां पे भी डालता ना तो फोर्स के फॉर्म, फोर्स में भी आंसर में नेगेटिव आता अगर मैं विद प्रॉपर साइन डालता। बट फोर्स के लिए हमारे पास एक फायदा है, हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम की चीज बोल सकते हैं, या फोर्स ऑफ रिपल्शन नाम की चीज बोल सकते हैं। ये और किसी में नहीं बोल सकते, एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन या एनर्जी ऑफ रिपल्शन, ऐसा नहीं होता कुछ, सिर्फ एनर्जी होता है। तो उस एनर्जी में साइन प्रॉपरली डालना पड़ता है, उस साइन से ही हमें समझ में आता है कि अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। समझ में आई बात है? इसमें तो बोल ही दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो साइन का कोई सेंस नहीं बचा। समझ में आई बात है? हाँ, तो आपको यहाँ पे इक्वेट करना होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो विदाउट साइन ही आएगा, वो पॉजिटिव वाली चीज इक्वेट होगी, ठीक है। दूसरी बात, बहुत ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ सब कुछ पॉजिटिव है बाकी सब गोली मार दो। जब यहाँ सब कुछ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ सकता है, मैथ्स का रूल है ये तो। इधर पॉजिटिव है उधर भी पॉजिटिव ही आएगा, बस दिमाग लगाना ही नहीं, वो तो बात ही खत्म हो गई। क्लियर? क्वेश्चन लिख लो, इसी का क्वेश्चन बना के दे रहा हूं मैं, लिखना। इफ फॉर अ हाइड्रोजन लाइक एटम, if for a hydrogen like atom the potential energy of the system, if for a hydrogen like atom the potential energy of the system is given by, potential energy of the system is given by, इसमें ना z हटा देना, बस इतना लिखना, -ke²/r³। potential energy of the system is given by -ke²/r³, where r is the distance between the two particles, where r is the distance between the two particles, full stop. Find the velocity of the particle, find the velocity of the particle, find the velocity of the particle if quantization of angular momentum is valid. Find the velocity of the particle if quantization of angular momentum is valid. क्लियर? तो आपको दो चीजें लगानी है, एक तो ये लगाओगे और दूसरी चीज क्या लगाओगे? mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। ये तो बोल दिया ये वैलिड है, ये यूज करना है और ये यूज करना है, इससे आंसर निकालना है।
क्लियर? ऑप्शन दे देता हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन लिख लेना, ये आप घर से करके लाओगे। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर 8 पाई क्यूब एम स्क्वायर। करके लाना, बढ़िया है ये, मजा आएगा। एन क्यूब एच क्यूब अपॉन 8 के ई स्क्वायर पाई क्यूब एम स्क्वायर। नेक्स्ट एन क्यूब एच क्यूब अपॉन 24 के ई स्क्वायर पाई क्यूब एम स्क्वायर। और लास्ट एन स्क्वायर एच क्यूब अपॉन 24 के ई स्क्वायर पाई क्यूब एम स्क्वायर। ये चीज अब वैलिड नहीं है, समझ रहे हो ना? के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये वैलिड नहीं है। इसकी जगह पे क्या बनेगा? 3 के जेड स्क्वायर बाय आर की पावर, ओ सॉरी जेड नहीं आएगा, 3 के ई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 ये बन जाएगा, समझ गए? बाकी तो डेरिवेशन है। हाँ, तो फोर्स का वो हो गया ना, डी बाई डी। समझ में आ गई बात? इससे हेल्प आपको आर की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो वी की वैल्यू आ जाएगी। इससे आर की वैल्यू कट रहा है ना, आर आर वो, या तो यहाँ से वी की उठा के वहां डाल देना, या आर की वैल्यू उठा के वहां डाल देना, मतलब इन दोनों की हेल्प से निकालना है आपको। 4 ऑप्शंस दे दिए मैंने, इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। जाओ बेटो। क्या? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है ना बेटा, काइनेटिक तो पॉजिटिव होती है और पोटेंशियल तो नेगेटिव हो सकती है ना। हाँ, भूल जाओ, डिलीट कर दो।